इंटरनेट के दौर में नॉलेज बस कुछ ही क्लिक दूर होती है, लेकिन परेशानी यही है कि इंटरनेट पर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अब ये कैसे पता करें कि क्या हमारे काम का और क्या नहीं। यहाँ होती है मेरी एंट्री। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अजीब अद्भुत से लेकर एकदम अमेजिंग 20 फैक्ट्स, जिनके बारे में आप 5 मिनट पहले जानते भी नहीं थे। एक ककड़ी से इलाज। अब आप ये सोचिए, आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डेट पर गए हैं। वहां पर पहुंचने पर आपको पता चलता कि आप तो अपने साथ कोई माउथ फ्रेशनर या ब्रेथ मिंट लेकर ही नहीं आए, और ऊपर से आपने गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर कर ली। पर डरिए मत दोस्तों, बस करना यह है कि सैलड के तौर पर खीरा या ककड़ी मंगा लें। फाइबर से भरी सब्जियां जैसे कि ककड़ी या खीरा आपके मुंह में ज्यादा सलाइवा या थूक बनने में मदद करती है, जो कि बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को हटाती है, और इसीलिए मुंह से बदबू हटाने का भी काम आता है। एक आसान ट्रिक यह है कि खीरे के एक स्लाइस को अपनी जीभ और मुंह के ऊपर वाले हिस्से के बीच लगभग 90 सेकंड रखें। इससे बदबू खत्म हो जाएगी। पर अगर मेन्यू में खीरा नहीं है तो पार्सले भी यही काम करेगी। तो बस करना यह है कि चुपके से गार्निश की हुई पार्सले खा लें और बस हो गया आपका काम। नाखून के रहस्यमय निशान। क्या आपने कभी अपने नाखूनों की तरफ देखा और गौर किया है कि अजीब से सफेद निशान हैं जो कि पहले नहीं थे? इस तरीके का डिस्कोलोरेशन होना काफी आम बात है। इसे लिकोनिका कहते हैं। आमतौर पर इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है नाखून पर चोट, जो कि तब हो सकती है जब आप अपना नाखून दबाएं या काटें। आपके नाखून बढ़ने में लगे समय की वजह से इस चोट के बारे में आपको पता भी नहीं लगता, जब तक सफेद धब्बा ना दिखाई दे। लिकोनिका किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। एलर्जी के कारण नेल पॉलिश, ग्लोव्स, हार्डनर या नेल पेंट रिमूवर जैसे कॉस्मेटिक हो सकते हैं। कई बार इन धब्बों का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी है। ज्यादा जिंक या कैल्शियम इसके कारण होते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब तक आपके नाखून पूरे तरीके से सफेद ना हो जाएं या दर्द ना दे, तब तक ये निशान खुद ही चले जाएंगे। अब क्योंकि मेरी वजह से आप अपने नाखून देख ही रहे हैं, तो इनकी मदद से कुछ अच्छा कर लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। वो छोटा सा बेल आइकन दिखाई दिया, उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। चलिए वापस चलते हैं अपने अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। कहिए प्रून्स। जब भी आप अपनी तस्वीर खिंचवाने वाले होते हैं तो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं से चीज, लेकिन काफी समय पहले इन लाइंस में प्रून्स आ गया था। साल 1800 में ज्यादातर लोग हंसने में कंफर्टेबल नहीं हुआ करते थे। इसका कारण था मुंह साफ ना होना, जिसका मतलब ये है कि उनके दांत दिखने में आकर्षक नहीं हुआ करते थे। अब उस समय तस्वीर खिंचवाना एक लग्जरी माना जाता था और इसी वजह से इसे काफी गंभीरता से लिया जाता था, जिसका मतलब है कि अगर आप बड़ी सी मुस्कान दे तो आपकी इस हरकत को बचकाना समझा जाएगा। तो इसीलिए 1840 के समय में ब्रिटिश स्टूडियो में फोटो खींचने वाले लोगों से प्रून्स कहने के लिए कहते थे, जिससे उनका मुंह टाइट दिखाई दे। ये ठीक आज के समय के पाउट के जैसा होता है। तो ये जान लें कि आज का पाउट 180 साल पहले आ गया था। 20वीं सेंचुरी में फोटोग्राफी और सस्ती हो गई, इसलिए शायद ज्यादा आम भी थी, और अब लोगों के दांत भी सुंदर होने लगे। तो जब कोडैक ने अमेरिका में कैमरा बनाना चालू किया, जिससे आम लोग भी कैमरा खरीद सकें, कैमरा की मार्केटिंग के लिए हंसते हुए चेहरे दिखाए। पूरा एम्बेसडर जोसेफ ई डेविस वो आदमी थे जिन्होंने इंस्टेंट हंसी के लिए चीज बोलने का आइडिया दिया, और बाकी सब तो बीता इतिहास है भाई। एक बेहद ही मजेदार इन्वेंशन। 2019 में बेहद ही मजेदार चीटोस को लगातार तीसरी बार अमेरिका का फेवरेट स्नैक ब्रांड चुना गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये सुपर एडिक्टिव चीज शायद कभी बनाई ही ना जाती? तो 1976 में 18 साल के रिचर्ड मोंटानियज को फ्रीटो ले प्लांट जो रैंचो कोकामोंगा कैलिफोर्निया में चौकीदार के तौर पर रखा गया। इन पोजीशन पर उन्हें $4 हर घंटे और इसके साथ कुछ बेनिफिट भी मिलते थे। इस पोजीशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी मोंटेनेज की वाइफ ने ही भरा था, क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने में कठिनाई होती थी। एक दिन काम करते हुए मोंटेनियज नोटिस करते हैं कि चीटोस असेंबली लाइन पर एक टूटी हुई मशीन बिना चीज पाउडर डस्ट के एक प्लेन चीटोस का बैच बाहर फेंक रही है। मोंटेनेज ने उन चीटोस को उठाया, उन्हें घर ले गया और घर जाकर उन पर चिली पाउडर डालकर उनको खाया। उन्होंने इसका श्रेय एक पसंदीदा स्नैक को दिया, जो था ग्रिल्ड कॉर्न, जिसे नींबू और लाल मिर्च पाउडर के साथ मिलाकर एक लोकल स्ट्रीट वेंडर द्वारा बेचा जाता है। मोंटेनेज ने इसका आइडिया सबसे पहले पेप्सिको के पूर्व सीईओ रॉजर एनरिको को फोन पर दिया, जिस पर मोंटेनेज को अपनी प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश करने के लिए 2 हफ्तों का समय मिला। बेशक ये एक बड़ा हिट था। इसके बाद मोंटेनेज पेप्सिको नॉर्थ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बन गए और अब वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब इसको कहते हैं ना असली मोटिवेशन। चॉकलेट में फर्क। अगर उस चीज की बात करें जिस पर अमेरिकन और यूरोपियन हमेशा परेशान रहते हैं, तो वो है चॉकलेट। अगर आपने दोनों जगह की चॉकलेट ट्राई की है तो आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि दोनों की चॉकलेट का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। लेकिन क्यों? इसका आंसर है चॉकलेट बनाने के अलग नियम।
पहले अगर हम यूरोपियन चॉकलेट की बात करें तो थोड़ी ज़्यादा ही क्रीमी होती है, क्योंकि इसे तैयार करने में 14% ड्राई मिल्क सॉलिड का इस्तेमाल होता है, जबकि यूएस में इसका अमाउंट मिनिमम 12% होता है। साथ ही यूरो चॉकलेट थोड़ी गाढ़ी भी होती है, क्योंकि इसमें 3.5% मिल्क फैट की आवश्यकता होती है, जिसकी मात्रा यूएस में 3.39% होती है। इसके अलावा यूरोपियन चॉकलेट की और क्या खासियत है? वो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोकोला इस्तेमाल अमेरिकन चॉकलेट के मुकाबले ज़्यादा होता है, जिसमें चॉकलेट बार्स को ज़्यादा बेटर फ्लेवर मिलता है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है जिसकी वजह से यूरोपियन अमेरिकन चॉकलेट को नापसंद करते हैं। अगर हम हर्शीज की बात करें तो वो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है, जो है ब्यूटरिक एसिड। इस एसिड की वजह से चॉकलेट को ज्यादा लंबी शेल्फ लाइफ मिलती है और एक टेंगी फ्लेवर मिलता है। लेकिन ज्यादातर बाहरी लोग इस कॉम्बिनेशन को अजीब मानते हैं। क्या ये आपको लगता है कि अब हर्शीज और कैडबरी की सालों पुरानी बहस खत्म हो जाएगी? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में उन हेल्दी ट्रीट के बारे में एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। आपको पर्सनली कौन सा चॉकलेट ब्रांड पसंद है? और अगर कोई और फूड है जो आपके देश में अलग टेस्ट करता है तो मुझे उसके बारे में भी बताएं। मैं ये जानने के लिए सच में बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। चलिए अब फिर से अपने फैक्ट्स पर आते हैं। स्मार्ट लोगों के लिए डंस कैप। मिडिल एज में डंस कैप, जिन्हें अब मूर्खता और पनिशमेंट से जोड़ा जाता है, वो रेस्पेक्टेड और इंटेलिजेंट स्कॉलर्स के लिए होती थी। ये सब एक मास्टर फिलोसोफर और मेटाफिजिकल थिंकर जॉन डंस स्कॉट के साथ हुआ। इनके नाम पर ही इनका नाम डंस कैप पड़ा। स्कॉट नुकीली टोपियों का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि ये ज्ञान के लिए रिवर्स फनल का काम करती है, जिसमें नॉलेज पॉइंटेड साइड से होते हुए हमारे दिमाग में भर जाएगी। ये टोपियां उनके फॉलोअर्स के बीच भी काफी फेमस थी। इन लोगों को डंसमैन कहा जाता था और उन्हें हाई इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन 16वीं सेंचुरी के बीच तक लोग उनके खिलाफ होने लगे और डंसमैन को स्टूपिड समझा जाने लगा। फिर ऐसे ही उन टोपियों को स्टूपिडिटी का सिंबल मान लिया गया और धीरे धीरे इनकी एंट्री एलिमेंट्री स्कूल्स में हुई, जहां लेट 1950s तक इनका इस्तेमाल बच्चों को ह्यूमिलिएट और परेशान करने के लिए किया जाने लगा। स्पेनिश आईफिल टावर। जब भी कोई आपसे फ्रांस का जिक्र करता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आईफिल टावर की ही पिक्चर आती है। लेकिन एक समय पर इस विश्व प्रसिद्ध लैंडमार्क का स्पेन में बनना लगभग तय हो गया था। सिविल इंजीनियर गुस्ताव आईफिल ने सबसे पहले बार्सिलोना में इसे बनाने का आइडिया दिया, लेकिन तब ये कहकर इसे मना कर दिया गया कि ये देखने में भद्दा लगेगा। उन्हें मजबूर किया गया कि वो ये आइडिया कहीं और ले जाकर बताएं, और आखिरकार इस आइडिया को पेरिस में अपनी जगह मिली, जहाँ इसे 1889 तक इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हैरानी की बात तो यह है कि पेरिस के लोगों को भी ज्यादा पसंद नहीं आया। एक क्रिटिक ने तो इसकी तुलना मेटल के बड़े कबाड़ से भी कर दी थी। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि टावर ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा और उसे कबाड़ में बेचने पर भी विचार किया जा रहा था। लेकिन जब फ्रेंच आर्मी को पता चला कि इसकी 984 मीटर की ऊंचाई कम्युनिकेशन टावर के लिए परफेक्ट है, तो कबाड़ में बेचने वाले आइडिया को छोड़ दिया गया। शुक्र है जिससे सब नफरत करते थे वो आज दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बन गए। घुटनों की जरूरत किसे है? क्या आपको ये पता है कि एक बच्चे के शरीर में जन्म लेते समय 300 हड्डियां होती हैं, जबकि एक एडल्ट के शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नी कैप्स नहीं होते, बजाय इसके बच्चों के शरीर में एक कार्टिलेज होता है, जो कि बाद में जाकर एक बोनी नी कैप या फिर पेटेला में बदल जाता है। जो कार्टिलेज नाक, कान और जॉइंट में पाया जाता है वो फ्लेक्सिबल होता है और हमें मोड़ने में मदद करता है। 2 से 6 साल के बीच में ज्यादातर बच्चों की नी कैप्स मजबूत होने लगती हैं। इसका मतलब है कि वो कार्टिलेज हड्डी में बदल जाती है। अक्सर कार्टिलेज के कई टुकड़े एक ही समय में हड्डी में सख्त होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा तब तक होता है जब तक कि 10 या 12 साल की उम्र तक नी कैप एक पूरी हड्डी नहीं बन जाते। क्योंकि अगर बच्चे नी कैप्स के साथ पैदा होने लग जाएं तो फिर जन्म देते हुए बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं और बच्चे को चोट भी पहुंच सकती है, क्योंकि ये हड्डी बहुत मजबूत होती है। अब फिर आखिरकार हमारा शरीर भी तो हमारी तरह स्मार्ट है ना भाई। आसमान से गिरती शराब। धरती से कुछ 10,000 लाइट ईयर दूर, कहीं दूर इस जहान में एक बहुत बड़ा शराब का बादल है। ये बादल 1995 में एक्यूला कॉन्स्टेलेशन के पास पाया गया था, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के डायमीटर से भी 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। इससे भी मजेदार बात यह है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा इथाइल अल्कोहल है कि इससे 400 ट्रिलियन बियर के पॉइंट भरे जा सकते हैं। क्या किसी के पास रॉकेट पड़ा है भाई? मुझे जाना है उधर। बुरी बात यह है कि ये बादल हमसे 58 क्वाड्रिलियन मील दूर है, इसलिए शायद हमारे सपना ही रह जाएगा। साथ ही ये सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि एक अल्कोहल है जिसमें लगभग 32 चीजें हैं, और इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया जैसी चीजें भी हैं, जो कि शायद आप पसंद ना करें। एक और बादल जिसका नाम है सजिटेरियस B2, और इसके अंदर 10 बिलियन 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 लीटर मिथनॉल अल्कोहल है, जिसको हम लोग एंटी फ्रीज और विंडशील्ड वाटरप्रूफ की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आखिर इतनी शराब वहां पहुंची कैसे?
खैर, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे जैसे नए स्टार्स हीट अप होते हैं वो गैस के बादल बनाते हैं और उनमें ढेर सारी मिट्टी निकलती है। इथाइल अल्कोहल इसी ओर आ रही मिट्टी के साथ चिपक जाता है। उसके बाद जब ये मिट्टी इन्हीं स्टार्स के आस पास जाती है तो अल्कोहल मजबूरन इस मिट्टी से अलग हो जाती है। क्या आप इतनी सारी शराब ऊपर एलियंस हमारी तरह पार्टी करने के लिए बना रहे हैं? अपने सर का इस्तेमाल करें। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी पार्टी लॉट में अपनी गाड़ी पार्क करी हो और वहां से जाने के बाद आपको याद आया हो कि आप अपनी गाड़ी बंद करना तो भूल ही गए। वापस अपनी गाड़ी के पास जाने के लिए रास्ता ढूंढने की बजाय आपको मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। अपनी गाड़ी की चाबी को रखें आप अपनी चिन के नीचे और उसके बाद दबाएं लॉक बटन। ऐसा करने पर शायद आपको लोग पागल समझे, लेकिन जब आपका समय बचेगा तो आप जरूर बेहतर महसूस करेंगे। इस ट्रिक के अंदर आपका सर एक एंटीना की तरह काम करता है। सिलिकॉन वैली की रेडियो इंजीनियर टीम पोजर का ये मानना है कि हमारे दिमाग में मौजूद फ्लूइड्स और इलेक्ट्रिक करंट हमारे दिमाग को एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर बना देते हैं। ये बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए कामयाब नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आप अपनी रेंज थोड़ी ज्यादा बढ़ा सकते हैं भाई। बैटरी हैक। माना जाता है कि आजकल जो नए स्मार्टफोन आते हैं उनकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म ही होती जाती है। ये तो शुक्र है कि हम अपनी बची हुई बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रख सकते हैं और उसका तरीका मुझे पता है। अगर ज़्यादा लोगों की तरह आप भी अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखते हैं तो ये समझ लीजिए कि दिक्कत वही है, क्योंकि आपकी पॉकेट बहुत गर्म होती है। क्योंकि अगर सेल फोन की बैटरी को किसी ठंडी जगह पर रखा जाए तो वो ज़्यादा समय तक चलती है। जब हमारा फ़ोन हमारी पॉकेट में होता है तो हमारे शरीर की 37 डिग्री की गर्मी ट्रांसमिट हो जाती है, जिससे कि फ़ोन की बैटरी के अंदर हो रहे केमिकल प्रोसेस और तेज हो जाते हैं। इसी वजह से बैटरी जल्द खत्म हो जाती है। अपने फोन को ठंडा रखने का सबसे आसान तरीका है उसको या तो अपने बैग में रखना है या फिर बेल्ट की क्लिप में। और अगर कभी आप अपने घर से दूर हो और आपके पास चार्जर ना हो तो बस अपने फोन को स्विच ऑफ करके फ्रिज के अंदर डाल दीजिए। उसकी चार्जिंग जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं ये तरीका शायद रेकमेंड ना करूं। चौंका देने वाला सैल्मन। सैल्मन दुनिया के सबसे पसंदीदा से फूड में से एक है, लेकिन अगर आपने कभी खुद से मछली तैयार की है तो आपको पकाते समय एक सफेद चीज दिखाई देती होगी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये चर्बी है, लेकिन आप अपने खाने में ये जो सफेद रस निकलता देख रहे हैं ना, वो असल में एक मामूली प्रोटीन है जिसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है। चाहे मछली को उबाला गया हो, बेक किया गया हो, तला गया हो या बारबेक्यू किया हो, ये चीज सभी तरीकों में दिखाई देती है। एल्ब्यूमिन मछली में पानी जैसे रूप में रहता है और तब निकलता है जब मसल्स के फाइबर को गर्म किया जाता है और वे सिकुड़ते हैं और प्रोटीन बाहर निकलता है। हालांकि ये खाने के लिए पूरी तरह से सेफ होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। एल्ब्यूमिन निकालने के लिए आप या तो पकी हुई मछली को कागज के तौलिए से दबा सकते हैं या पकाने से पहले इसे खारा कर सकते हैं। अपनी मछली को खारा बनाने के लिए बस इसे नमक और पानी में मिलाकर तुरंत भिगो दें, जिससे मसल्स के फाइबर को आराम और घुलने में मदद मिलेगी, जिससे एल्ब्यूमिन कम होगा। हंसने वाले जानवर। चूहे हमेशा से ही सबसे प्यारे माने जाने वाले जानवर हैं, लेकिन घिनौने कीड़े के रूप में उनकी पहचान थोड़ी खराब लगती है, खासकर जब पता चले कि उनको गुदगुदी होती है। 2016 की एक जांच में पता किया गया था कि मैमल के दिमाग में एक गिगलिंग सेंटर होता है और उस जगह न्यूरॉन्स अल्ट्रासोनिक स्क्वीक्स की एक सीरीज बनाते हैं जो इंसानों के कानों के द्वारा सुनने के लिए बहुत ज्यादा है। बर्लिन के हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट शिम्पेई इशियामा ने कहा कि चूहे न केवल उस जगह पर बार बार लौटते हैं जहां उन्हें गुदगुदी हुई थी, बल्कि ये कि पेट की गुदगुदी उनके दिमाग के सर्किट में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को ट्रिगर करती है। अगर ये साबित करने के लिए इनफ नहीं है कि चूहों को गुदगुदी पसंद होती है, तो इसके अलावा भी कई जानवर इस बात को सही बताते हैं, जैसे कुत्ते, लोमड़ी और यहाँ तक कि इंसानों के बच्चे में पाई जाने वाली अच्छी भावना, जिन्हें जॉय जंप कहते हैं। नाम के अनुसार इसमें दोनों पैरों को उठाकर ऑर्गेनिज्म छलांग मारने लगते हैं। अब ये होती ना क्यूटनेस। गायब होने वाली सॉक्स। कपड़े धोने के दौरान सॉक्स अक्सर ड्रम के कोनों में छुपकर गायब हो जाती है और फिर कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन असल में वो जाती कहाँ है? उनके इस तरह से अचानक से गायब हो जाने पर असल में कुछ बातें मानी जाती हैं। अगर आपके पास एक टॉप लोडर मशीन है तो सॉक्स अंदर और बाहर वाले ड्रम के बीच की जगह में घुस सकती है, या फिर मशीन के ओवरलोड होने की वजह से पानी के नाले या पंप में फंस सकती है। घूमते हुए एजिटेटर के नीचे भी सॉक्स का फंसना पॉसिबल है। फ्रंट लोडिंग वॉशर में सॉक्स रबर वाटर सील के नीचे भी जाकर अटक सकती है, जिसे गैस्केट कहा जाता है, और अगर आप इस हिस्से को वापस खींचते हैं तो आपको खोई हुई सॉक्स मिल जाती है, जो कि किसी खजाने से कम नहीं होती। यहाँ तक कि अगर सॉक्स सूखने वाली साइकिल तक पहुंच जाती है तो वो आसानी से स्टैटिक बिजली का शिकार होकर उसी समय पैंट के पैरों या फिर ऐसी और चीजों के अंदर फंस सकती है। अंत में आपकी वॉशिंग मशीन में सॉक्स खाने वाला राक्षस नहीं है भाई।
वाटरफॉल का चमत्कार। नियाग्रा फॉल्स बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये इंसानों की सोच के सबसे बड़े झरने से बहुत दूर है। कुछ लोगों का दावा है कि वेनेजुएला में एंजल फॉल्स 3212 फीट की ऊंचाई और 2648 फीट के प्लंज के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। डेनमार्क स्ट्रेट एंजल फॉल्स की ऊंचाई से 3 गुना बड़ा है और ये समुद्र में पाया जाता है। ग्रीनलैंड के सदर्न हिस्से के पास मौजूद ये सबसे बड़ा झरना है। समुद्र के नीचे 2000 फीट से ये शुरू होता है और 10,000 फीट की गहराई तक जाता है, जो कि लगभग 2 मील की गहराई है। डेनमार्क स्ट्रेट में 123 मिलियन क्यूबिक फीट पर सेकंड की स्पीड से पानी गिरता है, जो कि पीक फ्लो पर लगभग 2000 होता है, बिल्कुल नियाग्रा फॉल्स के बराबर। लेकिन कोई झरना पानी के अंदर कैसे हो सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये जब ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में ज्यादा डेंस होता है तब ये होता है। डेनमार्क स्ट्रेट में नॉर्डिक समुद्र से साउथ की ओर बहने वाला ठंडा पानी इर्मिगर समुद्र के गर्म पानी से मिलता है। ठंडा डेंस पानी जल्द से जल्द गर्म पानी के नीचे डूब जाता है और ओशन फ्लोर के ऊपर बह जाता है, जिससे पानी नीचे की ओर फ्लो होता है और ये वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता के बिना पता लगाना मुमकिन नहीं है। आईफोन का एक सीक्रेट। एप्पल के नए आईफोन बहुत सारे नए फीचर्स के साथ आए हैं और उनकी कीमत तो वैसे ही माशाल्लाह होती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि आईफोन 12 प्रो को प्रो मैक्स से बिल्कुल अलग बनाती है। इसके अंदर मौजूद 3 सुपर पावर कैमरा के अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अजीब सा काले रंग का गोला सा दिखाई देगा। ये छूने पर बिल्कुल फ्लैट होता है और हो सकता है कि शायद आप पहली नजर में इसको नोटिस भी ना करें, लेकिन आखिर ये है क्या? इसको ऑफिस चिल्ली लिडार स्कैनर कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। ये रडार वाला मेथड जो कि ऑप्टिकल डिस्टेंस और स्पीड मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेजर बीम का इस्तेमाल करता है जो कि इंसानों द्वारा नहीं देखी जा सकती। एक लिडार स्कैनर ये देखकर कि एक लाइट कितने समय में किसी चीज से टकराकर वापस आ रही है, ये पता लगा सकते हैं कि स्कैनर से उस चीज के बीच का डिस्टेंस कितना है। हर सेकंड हजारों करोड़ों लाइट पल्स भेजने पर यह स्कैनर बिल्कुल एक्यूरेटली थोड़ी दूरी से किसी भी चीज के डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। फिर इस डेटा का इस्तेमाल किसी भी जगह के 3D मॉडल को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो फिर भले आप एक आर्किटेक्ट हो जो कि बिल्डिंग का प्लान बना रहा हो, एक आर्कोलॉजिस्ट जो कि 3D मैप्स बना रहा हो, या फिर एक गेम हो जिसको ये चीजें देखनी पसंद हो, इस नए स्कैनर की मदद से आप अपने फोन को बहुत ही अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। पुराने जमाने के चश्मे। जिन सनग्लासेस को आजकल हम बड़े शौक से पहनते हैं वो असल में 12th सेंचुरी में चाइना में इन्वेंट किए गए थे। पहले के चश्मे एक अजीब से कटे हुए पत्थर से बनाए जाते थे ताकि सूरज की किरणों को रोक सकें, लेकिन ये चश्मे सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होते थे जो बहुत अमीर होते थे। इनसे किसी की नजर ठीक नहीं होती थी और ना ही यूवी रेस से किसी को बचाया जा सकता था, लेकिन इससे किसी के इमोशंस जरूर छुपाए जा सकते थे। इसलिए उस समय पर चाइना के जजेस इन चश्मों को पहनते थे ताकि वो मुजरिम से सवाल करते हुए बिल्कुल इमोशनल लेस दिखाई दें। लेकिन चाइना के चश्मे बनाने से कुछ हजार साल पहले ही पुराने स्नो गॉगल्स का आविष्कार हो चुका था, जिनका इनुइट और यूपिक कम्युनिटी इस्तेमाल करती थी। इनको ड्रिफ्टवुड, आइवेरी या फिर हड्डी से बनाया जाता था और इनके बीच में एक कट मार दिया जाता था। ये आंखों को बर्फ से रिफ्लेक्ट हो रही सनलाइट से बचाते थे। ये लोग तो हमसे भी ज्यादा कूल निकले मेरे भाई। फैंसी राइडिंग पर बैन। अमेरिका के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब तरह के नियम है, लेकिन गेल्सबर्ग इलिनॉइस में एक ऐसा नियम है जो कि साइकिल चलाने वाले लोगों का सारा मजा ही मार देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फैंसी राइडिंग का क्या मतलब है, तो वो आपको गेल्सबर्ग कोड ऑफ ऑर्डिनेंस में आसानी से मिल जाएगा, जिसके अंदर कहा गया है कि कोई भी साइकिल चलाने वाला इंसान हैंडल से अपने दोनों हाथ, पैडल से अपने दोनों पैर नहीं हटा सकता और ना ही किसी भी सड़क पर कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। मतलब मेरा लोगों को हरकतें करते हुए देखने का सपना ही रह जाएगा। गेल्सबर्ग के पुलिस ऑफिसर के हिसाब से यह कानून शायद इसलिए बनाया गया था कि साइकिल पर हो रहे ज्यादा एक्सीडेंट को रोका जा सके। ये तो शुक्र है कि इस कानून को ज्यादा स्ट्रिक्टली लेकर लोगों को सजा नहीं दी जाती। चलो अब मुझे साइकिल के हैंडल से हाथ छोड़ने पर कोई जेल में तो नहीं डालेगा ना। जान बचाने वाला फॉइल पेपर। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी दवाई के ऊपर फॉइल की कवरिंग क्यों की गई होती है? शायद आप सोचते होंगे कि इसे दवाइयों को टाइट रखने के लिए किया जाता होगा, लेकिन इसके पीछे का कारण और भी ज्यादा खतरनाक है। 29 सितंबर 1982 में मैरी केलरमान ठंड से बचने के लिए टाइलेनोल की एक गोली खाई और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। सेम उसी दिन एडम जेनिस की भी बिल्कुल इसी हालत में मौत हुई। जब उसके भाई और भाभी को सिरदर्द हुआ तो उन्होंने भी उसी बोतल से ये दवाई ली और अगले 2 दिन में उनकी मौत हो गई। ऐसा ही करते करते और 3 लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अक्टूबर की शुरुआत तक इन्वेस्टिगेटर्स को पता चल गया था कि जो दवाइयां एक विक्टिम्स ने ली थी उसके अंदर साइनाइड था। ये सुनने पर पूरी दुनिया में से टाइलेनोल की 31 मिलियन बॉटल्स को वापस बुलाया गया और शिकागो में भी ऐसी जहरीली दवाइयों की शीशियां पाई गईं। किसी ने वहां पर शेल्फ से शीशी को उठा लिया था और उसके अंदर साइनाइड डालकर उनको वापस रख दिया था।
जुर्म करने वाला इंसान तो भैया कभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन इसके अगले ही साल यूएस कांग्रेस ने द टाइनेलोल बिल लागू कर दिया, जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट में कुछ मिलाना जुर्म माना गया। और 1989 में एफडीए ने दवाई बनाने वाली कंपनी इसके लिए गाइडलाइन निकाली कि हर बोतल के ऊपर फॉइल सील का होना जरूरी है। पुराने सेब, आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन क्या आपको पता है कि शायद आपका सेब 1 साल पुराना है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? वैसे क्या आपको याद है? मैं आपको बताऊं, सच्चाई यही है कि हम सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी तो इतना पुराना सेब जरूर खाया है। यूएस के अंदर सेब बहुत ही कम समय के लिए राइपेन होते हैं, वो भी अगस्त और सितंबर के बीच, इसलिए उनको पूरी साल यहीं सही सलामत रखने के लिए बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है और उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। एक वेयर हाउस सेटिंग में एक सेब कम से कम 9 से 12 महीने के लिए रहता है, और एक इन्वेस्टिगेशन में तो ये भी पता चला है कि मार्केट में बिक रहे सेब लगभग 14 महीने पुराने होते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक सेब को चाकू से खुरेदेंगे तो आपको कुछ अजीब सा दिखेगा। आपको जो ये व्हाइट सी चीज दिख रही ना, वो असल में कार्नोबा वैक्स है, जिसका इस्तेमाल सेब को फ्रेश रखने के लिए किया जाता है। वैसे तो सेब अपनी खुद की वैक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सेब को साफ करने के लिए जब धोया जाता है तो अक्सर ये वैक्स हट जाती है और साफ हो जाती है। साथ ही इस आर्टिफिशियल वैक्स को लगाने से न केवल सेब फ्रेश दिखता है बल्कि चमकीला भी दिखता है। साथ ही ये सेब के अंदर के मॉइस्चर को सील कर देता है, जिससे कि ये हमेशा फ्रेश रहे। लेकिन यही वैक्स ऑक्सीजन को अंदर आने से रोकती है, जिससे कि ऐसा हो सकता है कि बाहर से तो सेब बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल सड़ा और गला निकले। साथ ही एक और बुरी चीज यह है कि इस वैक्स को ज्यादा खाने से आपकी इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें सिर्फ दिन में एक ही सेब खाना चाहिए। ऊपर बताए गए कौन से फैक्ट्स आपको सबसे ज्यादा हैरान और परेशान किए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और अगर आप भी और ज्यादा मजेदार चीजें देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल के फैक्ट शो के वीडियोस देख सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।